Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal, and good morning and good evening to all Gimme TV viewers. मैं आपकी दोस्त और होस्ट शगुफ्ता लोधी एक मरतबा फिर आपके साथ हूँ और इस चैनल में जैसे कि मैं अक्सर कहती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि गुड इवनिंग भी कहती हूँ और गुड इवनिंग मॉर्निंग भी कह देती हूँ। इसकी वजह ये है कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं और आपको तकरीबन पूरी दुनिया में ही हैं, हमारे जनूबी एशिया के अलावा भी। तो गुड इवनिंग इसलिए कि कहीं शाम हो रही होती है तो ये एपिसोड चलेगी और कहीं दिन चढ़ा होता है तो तब लोग देखेंगे। तो इसलिए हम सबके साथ कनेक्ट होने के लिए, सबके साथ प्यार बांटने के लिए और अच्छे गेस्ट की वाइब्रेशन और वेवलेंथ एक्सचेंज करने के लिए आप सबको ही खुशामदीद कहते हैं। लेकिन आज की एपिसोड एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड है। आपने यकीनन हमें हर एपिसोड, हर शो का बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है और आप सब एंजॉय कर रहे हैं। मैं उसके लिए आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप पसंद कर रहे हैं और हमारे गेस्ट्स को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसके साथ-साथ एक और बात भी मैंने आपसे कहनी थी कि यूट्यूब पे चैनल चल रहा है। अच्छा, वैसे मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मुझे ना पर्सनली ये कहना कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें और घंटी बजाएँगे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि नहीं, आपको शगुफ्ता ये कहना चाहिए, कुछ लोगों को पता नहीं होता। तो चलें, अगर आपका दिल करे, कोई अंदर से गट फीलिंग हो तो यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जनाबे वाला, अब हम आते हैं आज की वेरी स्पेशल एपिसोड की तरफ, क्योंकि हम आज जिन पर्सनैलिटी और जिन मेहमान से आपके साथ मिलके गपशप लगाएंगे, वो एक ऐसी ब्लड लाइन है, एक ऐसी ब्लड लाइन कि जिनको आज भी लोग ऐसे याद करते हैं जैसे कि वो उनकी जिंदगी में उनसे प्यार करते थे, उनको अप्रिशिएट करते थे, वो उनके अंदर बसे हुए इंटेलेक्चुअल थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद हनीफ रामी साहब का, जिनका शुमार न सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले काबिल कद्र सियासतदानों में होता है, बल्कि वो एक बहुत ही आला पाए के दानिश्वर और मुसव्विर भी थे। उर्दू अदब में और सहाफत में भी उनको बहुत ही कदर और एहतराम से देखा जाता है। अगर ये कहा जाए कि वो एक शख्स नहीं थे, उनके अंदर बहुत सारी कई शख्सियात थी और तो ये गलत नहीं होगा। वो एक बड़ा नाम, एक नेक नाम, कई काम, मुसव्विर, अदीब, मुदीर, दानिश्वर और बहुत कुछ थे। जब हम बात उनकी करते हैं और जब उनकी ब्लड लाइन की बात करते हैं तो यकीनन आप सब समझ गए होंगे कि आज हमारे साथ हैं इब्राहिम रामी, उनके इकलौते बेटे और जो खुद बजाते खुद एक बहुत बड़े पेंटर और कॉलम भी लिखते रहे हैं और उसके अलावा शायरी भी करते हैं। रंगों से तो वो बहुत ही खूबसूरत खेल के कैनवस के ऊपर बिखेरते हैं और ऐसे शाहकार उनके हम देख चुके हैं और मैं तो उनको देखते हुए डिस्कवर कर रही हूँ अभी भी कि कितना वो काम कर रही हैं। लेकिन इसके साथ-साथ न सिर्फ वो अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे और अपने आर्ट और उसके हवाले से नाम रखते हैं, पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में, और उनकी पेंटिंग्स को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। इससे ज़्यादा एक और बात भी है कि वो एक ऐसे वालिद के बेटे हैं जिन्होंने मॉडर्न टेक्निक्स और जो वैल्यू सिस्टम की और जो ओल्ड वैल्यू सिस्टम की जो टेक्निक्स हैं उनको ब्लेंड किया और उसको बाकायदा मुसव्वरी में इस्तेमाल भी किया। तो बातें हम सब कुछ उनके साथ मिलके करते हैं, मैं अकेला ही बोलना नहीं चाहती। तो वेलकम टू माय शो इब्राहिम रामी साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने मुझे याद किया, यहाँ पे मदऊ किया, मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी बहुत मोहब्बत है आपकी कि आपने हमारे टेलीफोन को इतनी अहमियत दी, इतना अपना टाइम, आजकल जो टाइम है यकीनन आप इतने बिजी हैं और फिर
जब भी मैं फोन करती थी या कुछ ऐसा सिलसिला होता तो आप कहीं ना कहीं अपने ब्रश और पेंट के साथ बिजी होते थे, और फिर और भी मसरूफियत घर में सब लोग होते हैं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि आप गिनी टीवी पे आए हैं, और हमारे लिए ऑनर की बात है कि आप आज हमारे व्यूअर्स के साथ गपशप करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि मेरे नज़दीक ये पेरेंट्स का जो रिश्ता होता है, और ख़ास तौर पे माँ-बाप तो ख़ैर दोनों ही बहुत ही अहम होते हैं, लेकिन जिस अ, बाप की आप औलाद हैं, उनकी ट्रेनिंग में, उनकी ज़िंदगी में, उनके अंडर रहते हुए उनके साथ जो आपने टाइम बिताया, और उसके साथ आपने कोई 11-12 साल की उम्र में एक बच्चों का नॉवल ही लिख डाला। हाउ अमेजिंग! हम आपका जर्नी, वो जो 12 साल का, 11 साल का इब्राहिम रामी बच्चा था, उसने कैसे लिख लिया? कैसे वो तख्लीक़कार बन गया? इसके बारे में बताइए सबसे। इसमें यही है कि ज़ाहिर है आपने जैसे ज़िक्र किया, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, और जिस घर में हर तरफ किताबों का जाल बिछा हुआ हो, हर वक़्त इल्म की बातें हो रही हों, दोस्त अहबाब जो उनके आते थे, उनके साथ हम चाहे बच्चे थे, बच्चा था मैं, बहन मेरी मुझसे 5 साल छोटी है, लेकिन हम हमें भी इश्तियाक होता था कि हम उस महफ़िल का हिस्सा बन जाएँ। तो जितनी देर भी इजाज़त मिलती थी उसमें बैठना भी होता था। मसलन उसमें नासिर काज़मी साहब होते थे, उसमें अहमद मुश्ताक साहब होते थे, उसमें गालिब अहमद साहब होते थे, उसमें इंतज़ार हुसैन साहब होते थे। तो इस तरह की हस्तियों में उठना-बैठना मिला बचपन से ही, और फिर बाबा की तरफ से, और मेरी माँ खुद माशाअल्लाह फ़िलॉसफ़ी में एमए थीं और खुद भी अफ़साने भी लिखती थीं। उनके साथ भी और वो वक़्त वो था जब अभी उर्दू इतनी नापैद नहीं हुई थी। जैसे अब आज के बच्चे हैं ना, जिनको 12 साल की उम्र में आप उर्दू में बात भी करना मुश्किल हो जाता है। सही। तो मुझे अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में मैं पढ़ता था, सेंट एंथनीज़ में, तो मुझे ये भी हुक्म था कि भई तुमने सिर्फ़ उर्दू की किताबें नहीं पढ़नी, तुमने अंग्रेज़ी की किताबें भी पढ़नी। ठीक। तो एक अंग्रेज़ी की राइटर है मशहूर, अ, इनेड ब्लिटन, जी। उसके नावल पे इससे मैं बड़ा महज़ूज़ हुआ। उसका नाम था द सीक्रेट आइलैंड। ओके। तो उन दिनों में बाबा की पब्लिशिंग हाउस था अल बयान के नाम से, ठीक। जहाँ से वो उन्होंने पहली दफ़ा ये पॉकेट बुक्स का जो था ना तर्ज़, वो पाकिस्तान में मुतारिफ़ किया, ताकि लोगों को सस्ती और मयारी किताबें मिल सकें। सही। तो उन्होंने बहुत से अच्छे नावल जो अंग्रेज़ी में लिखे गए थे, उनके भी तर्जुमे करवाए और शाया किया। तो उन्हीं दिनों में इस तरह की वहाँ पे एक्टिविटी जारी थी। तो उन्होंने मुझे चैलेंज किया कि तुम्हें इतनी ही पसंद है तो तुम इसको उर्दू में क्यों नहीं लिखते? बाकी मैं इसको कुछ ठीक कर दूँगा, तुम लिखो। और फिर उन्होंने और मैंने मिलके उसका ये प्लान बनाया कि हम उसको उसकी सारी जो सेटिंग है, वो बजाय किसी बाहर के मुल्क में हो, वो क्यों ना पाकिस्तान में हो। तो इस तरह से वो किताब लिखी गई, जो कि माखूज़ थी। इट वाज़न्ट एग्ज़ैक्टली अ तर्जुमा ऑफ वर्ड बाय वर्ड। तो वो उसमें फिर मुझे बहुत इस तरह मुझे ये बड़ा शौक था कि जो वो किताब थी उसमें कोई तस्वीरें नहीं थी। तो मैंने कहा जी जो मेरी किताब हो ना उसमें तस्वीरें होनी चाहिए। तो फिर बाबा ने किसी आर्टिस्ट को एंगेज किया कि वो उस तरह की तस्वीर बनाए उस किताब के लिए, क्योंकि वो उनकी और भी उस वक़्त मसरूफियात थी, पेंटिंग तो उस वक़्त तकरीबन पीछे जा चुकी थी, पॉलिटिक्स आगे आ चुकी थी। तो वो तस्वीरों के साथ खुफिया जज़ीरा के नाम से शाया हुई, और उसपे उस वक़्त भी काफ़ी नुआए वक़्त और अच्छे-अच्छे अखबारों में रिव्यूज़ भी छपे, और इस बात पे बड़ा ताज्जुब का इज़हार किया गया कि इतने छोटे बच्चे ने ये किताब लिख दी। बाद में 93-94 में हफ़ीज़ ताहिर साहब जो प्रोड्यूसर हैं पीटीवी के, जी, जी, दोस्त हैं हमारे। जी, जी, मेरे वो उस्ताद भी हैं। अच्छा, हाँ, मैं देखता हूँ आपकी उसपे उनके कमेंट हाँ जी, ज़रूर होते हैं। तो जी। वो बड़ा मशहूर प्ले चला रहे थे टीवी पे, ऐनक वाला जिन।
ओह! और वो मकबूलियत बहुत थी उस शो की। तो प्रेशर ये था कि उस शो को जब खत्म किया जाए तो उससे अच्छा एक शो होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मेरे साथ भी दोस्ती है, तो मुझे कहा कि यार वो आपकी किताब है तो उसको क्यों ना हम करें, ठीक, ड्रामाई तश्कील दें उसको। तो और उन्होंने ये भी शर्त लगाई कि उसका स्क्रीन प्ले, उसका मतलब लिखें भी आप। ठीक। मुझे मूवीज का बहुत शौक है। मैं अ, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मेरा ख्याल है मैं फिल्म डायरेक्टर होऊंगा। तो आप अभी भी हो सकते हैं, ये हम बात मैंने अभी उनको मैंने उनको कहा कि यार यहाँ तो कोई स्क्रीन प्ले लिखता ही नहीं है, मेरी शर्त ये होगी कि मैं स्क्रीन प्ले लिखूं। ठीक। यहाँ तो सिर्फ फिर आपने देखा ना, हदायत और पेशकश एक ही आदमी की। जी। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा होगा, इस तरह बल्कि हुँ। रवायत डले। तो जनाब फिर हमने लिखा, पीटीवी ने हमें 1200 रुपए हर किस्त के अदा किए। तो अच्छा, वो ठीक। फिर 2 सहमाई चलने के बाद, जब 2 सहमाइयाँ पूरी होने वाली थी, तो हफीज ताहिर का मुझे फोन आया कि जी वो तो काफी मकबूल हो गया, तो हम उसको खत्म नहीं करना, उसको अच्छा, आगे लेके जाना है। मैंने कहा ठीक। यार तुमने तो पहले बताया ही नहीं, किताब तो खत्म हो चुकी है, तो अब क्या होगा? कहते हुँ, नहीं, आप आगे कोई कहानी इसकी मजीद उसको तूल दें। ठीक तो है। फिर वो तकरीबन 4 सहमाइयाँ चला। वो पीटीवी के जो आर्काइव्स हैं, जो वाह! पीटीवी ने अपने वीडियोस जारी किए हैं, उनमें वो अवेलेबल है। अभी क्या भी लोग मुझे हाँ, फेसबुक पे और ट्विटर पे पूछते रहते हैं कि जी वो आपकी किताब कहाँ से मिलेगी? वो हमने बचपन में पढ़ी थी और हमें बड़ी पसंद है और हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी पढ़ें। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ये आपका तो छोटा-सा सवाल था, मेरा जवाब कितना लंबा हो गया। नहीं, बहुत मज़ा आया क्योंकि मुझे पूरी की पूरी यही अभी आपसे ही हमने बातें निकलवानी हैं। मैं तो सिर्फ़ एक एक क्वेश्चन छोड़ दूँगी आपकी टेबल पे और फिर आपने उसका जवाब देना। बहुत अच्छा लगा क्योंकि देखिए इससे पीटीवी की यादें भी हो गई ताज़ा, आपके बचपन की भी बात याद एक तरह जी। से याद ताज़ा हो गई और इम्पोर्टेंट ये भी है, हमारे उस्तादों की बात भी हो गई क्योंकि एक्चुअली मुझे यूनिवर्सिटी से पहली दफ़ा जो मुझे टैलेंट हंट किया था तो मेरे उस्ताद हफ़ीज़ ताहिर साहब ही हैं। उन्होंने अच्छा, ही मुझे सिखाया था और मुझे पहला शो मैंने उनके साथ किया था अक्स दर अक्स। ओके। तो ये तो बड़ी तो अब तक इंटरेस्टिंग है बात तो बहुत उनके लिए एहतराम है और तभी वो मैं आपने देखा होगा कि वो बहुत मुझे गाइड भी अभी भी करते रहते हैं। है। या तो ये तो इब्राहिम बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई कि आपने उस ज़माने में लिखा और अभी भी लोग पूछ रहे हैं क्योंकि वो एक सारा सिलसिला रहा। तो आगे आपका लिखने के साथ-साथ आप पेंटिंग का आपको ये आपको मिला फादर की इनहेरिटेंस से या हुँ। आपके अंदर वो शुरू से आपने वो रंग, ब्रश और ज़ाहिर है रामी साहब खुद बहुत बड़े कैलीग्राफिस्ट थे, बहुत ज़बरदस्त नहीं, काम नहीं, वो तो बाकायदा एक आर्टिस्ट थे और आर्टिस्ट आर्टिस्ट उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है आर्ट के मैदान में पाकिस्तान में खास करके। हुँ, लेकिन मैं अपने अपने हवाले से यही कहूँगा कि मैंने उनकी ज़िंदगी में बहुत कम पेंट किया, बल्कि हार्डली पेंट किया होगा। अच्छा! और क्योंकि मैं वाहिद बेटा होने के हवाले से मेरे ज़िम्मे ये लगा था कि भाई मैंने तो कोई पैसे नहीं कमाने, ना मैंने कोई रिश्वतें लेनी है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुमने घर तुमने चलाना है। ठीक। तो 16 साल की उम्र से आप यकीन जानें कि मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि घर के लिए हुँ, वर्क कर रहा हूँ। तो मुझे उन्होंने इनकरेज नहीं किया कभी भी कि यार इस काम में ना पड़ो, ये बड़ा आवारगी का काम है, ये बड़ा हौसले का काम है, हाँ, तुम कोई ढंग का काम करो। ठीक। तो मैं बिज़नेस में लग गया हुँ, और अ, बीच में मुझे शौक चढ़ा, ज़ाहिर है जैसे मैं किताबों का ज़िक्र कर रहा हूँ, उसी तरह रंग हर तरफ बिखरे होते थे घर में। हुँ, हुँ, अ, तो मैं उनके साथ बैठ जाता था, उनके लिए रंग खोल देता था, कभी-कभी हुँ, मुझे वो इजाज़त दे देते थे, तो ब्रश में लगा के मैं कहीं बैकग्राउंड में कलर कर देता था हुँ, कि चलो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में फाइनल तो उन्होंने ही करना उसको। हुँ, तो
उस तरह से मतलब आप यूं कहिए कि रंगों से मुलाकात बहुत अर्ली एज में मेरी हो चुकी थी। और फिर रामे साहब का जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है वो ये है कि उन्होंने कभी भी कोई डंडा मार के कोई चीज हमें नहीं सिखाई, ना मुझे ना मेरी बहन को। उन्होंने कुछ ऐसा उनके साथ था कि जैसे आप समझें कि धीमी बारिश होती है ना और वो जमीन में सरायत कर जाती है, जी जी जी, वो जो बारिश होती है वही अच्छी बारिश होती है। जो बहुत बिल्कुल सही। मूसलाधार बारिश होती है वो तो सैलाब आ जाते हैं और गड़बड़ मच जाती है। तो उनसे मैंने इसी तरह सीखा है कि सीखने का अमल, अलबत्ता मैं कहता हूं कि मुझे थोड़ा सा क्रेडिट मिलता है इस सेंस में कि मैं ना चाहता, वो भी मैं आपको बताता हूं कि मुझे उन्होंने एक बात सिखाई और मेरी बहन को भी, और हमेशा उसको दोहराते रहते थे कि बच्चों, आंखें और कान खुले रखना। वाह। तो आप यकीन जाने, आप अभी इस कमरे में कोई आ जाएगा, मैं उससे पूछूंगा, कमरे से निकलने के बाद पूछूंगा कि हाँ भाई वहां पेंटिंग्स थी, कितनी पेंटिंग्स थी? तो वो कहेगा अच्छा पेंटिंग्स भी थी। हाँ मैं पूछूंगा वो अल्लाह नहीं देखा तुमने? हाँ, हम देख रहे हैं। तो तो मतलब है कि ये भी बज़ाहिर बड़ी सादा सी बात लगती है, लेकिन सीखते भी वही लोग हैं जो अपनी आंखें और कान खुले रखते हैं, ताकि उन्हीं को पता चलता है कि सीखने के लिए क्या कुछ है। बाकी ज्यादातर लोग तो माँ के पेट से ही सब कुछ सीख के आते हैं, उनको आप बड़ा मुश्किल है कुछ सिखा दें। बिल्कुल तो सही। वो इसमें मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ कि जब हमारे घर में, चूंकि मेरी माँ सैयद खानदान से थी, बाबा पंजाबी अराई, जी, तो हमारे घर में पंजाबी नहीं बोली जाती, ठीक, उर्दू, माँ सही की वजह से। सही। तो कोई 10वीं जमात में मैं तकरीबन पहुंचा, जिस वक्त मेरे फादर फाइनेंस मिनिस्टर थे पंजाब के, जी जी। भुट्टो साहब की हुकूमत आ चुकी हुई थी। तो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा कि यार तुम थोड़ा सा पंजाबी भी बोला करो। अच्छा अच्छा। वो फिर इस हद तक होती थी कि जब कोई फिल्म पे जाना होता था या किसी दोस्त के घर जाना होता था तो पंजाबी में पूछ लो तो फौरन इजाजत मिल जाती थी। लेकिन फिर जब वो 1976 में जब जेल गए, जी। तो मेरी उम्र 17 वर्ष की थी और मैं था और मेरी माँ थी, और जेलों के चक्कर थे और ट्रिब्यूनलों के चक्कर थे और कोर्ट्स के चक्कर थे और सियासी वर्कर्स के साथ डीलिंग थी। तो आप यकीन माने शगुफ्ता कि मेरे अंदर से पंजाबी ऐसे निकली कि जैसे हमेशा से ही आती थी, क्योंकि वो जैसे मैंने बताया ना प्रोसेस रचने बसने का, तो यही एग्जैक्टली मुसव्वरी के साथ हुआ। 2006 में रामे साहब फौत हुए हैं और 2008 में उनकी कोई तस्वीरें पड़ी हुई थी जो नामुकम्मल थी। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे ही मैं उन दिनों में कोई और शुगल नहीं था, तो मैंने कहा कि यार मैं इन तस्वीरों को क्यों ना मुकम्मल करूं। बस वो मुकम्मल करते करते मुझे वो एक दो तस्वीरें थी, तो मुझे पता लगा कि ये तो मुझे आता है, ये तो मैं कर सकता हूँ। और मैंने जैसे बताया कि उनके साथ भी बैठ के ये चीजें सीखी थी कि चलो लाइन कैसे लगाते हैं, लाइन के मास्टर थे ना। आप कैलीग्राफी अगर देखें उनकी, वरना आप पेंटिंग्स भी देखें एब्स्ट्रैक्ट, तो उसमें आप ये चीज बहुत नोट करेंगे कि ही वाज इन टोटल कमांड ऑफ द लाइन। तो बल्कि किसी ने उन पे लिखा भी था कि इट्स अ मीनिंगफुल मूवमेंट ऑफ लाइन। तो ये चीज उनसे समझें कि विरासत में मिल गई। और अब मैं जब कोई अच्छी तस्वीर बनाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि वो देख रहे होंगे तो कितने खुश होंगे और हैरत ज़दा बहुत बहुत खुश होंगे। और क्योंकि पता क्या, ये वालिदैन जो होते हैं ना, वो बेशक वो
हमारे से फिजिकली हमसे दूर चले जाते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है ऊपर बैठे वो हमें देख रहे होते हैं, काम को देख रहे हो, अपने बच्चों को देख के खुश हो रहे होते हैं। मुझे उनका याद है एक मज़मून मैंने पढ़ा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था, जिसके माँ के बारे में उन्होंने लिखा था, क्योंकि वो बहुत आपकी मदर की भी बहुत रिस्पेक्ट कर, बड़े प्यार से, बड़े एहतराम से नाम लेते थे। शाहीन ये बात, वो बात, और मुझे ये आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे एजाज़ है ये कि उनका जो पीटीवी का नाइट टाइम ट्रांसमिशन था, वो मैंने और डॉक्टर जाहिद मनीर साहब ने एंकर किया था, और वो हमने 4 घंटे हमारी 10 बजे स्टार्ट हुआ था और सुबह वो 1-2 बजे खत्म हुआ था, और उससे पहले जो वो पहले आ गए, उनसे जो डिस्कशन हुई, तो वो एक मैं समझती हूँ कि वो 4-5 घंटे की सिटिंग थी, और उसमें भी हमें यूँ था, कृष्णगी, अभी मेरे दिल से उनके लिए भी दुआएं निकल रही हैं, क्योंकि मैं ऑनर फील कर रही हूँ कि इस वक्त आपके साथ शो कर रही हूँ। वो वाला टाइम और अब का टाइम मुझे एक और ही तरह का कनेक्शन फील हो रहा है। तो उन्होंने उसमें लिखा था उस शो के दौरान भी फोन पे गुफ्तगू हुई थी। हाँ जी, मुझे याद है, उस शो पे भी हुई थी बात, बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि घर रुपए पैसे से नहीं, मेरी माँ के सब्र और सलीके से चल रहा था, और थोड़े वसाइल में सबकी ज़रूरतें पूरी करने का फ़न गैर महसूस तरीके से मैंने अपनी माँ से सीखा है। आप देखें कि वो कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया कि थोड़े वसाइल हों और उसमें किस तरह से वो करते हैं। और एक जगह पे उन्होंने बताया कि इब्राहिम जो था वो थोड़ा कमज़ोर हो रहा था, और फिर मेरी माँ आई तो हमें नहीं पता था, तो वो जो फीडर लेता था उसमें वो सुराख नहीं खुला हुआ था, और फिर मेरी माँ ने कहा, आपकी दादी अम्मा ने, लाओ इधर मैं देखूँ, और फिर वो किया, तो उसके बाद इब्राहिम तो कुछ दिनों में ठीक हो गया। और वो उसके बाद उन्होंने इतने प्यार से उसमें लिखा हुआ है कि आज इब्राहिम खुद 4 बच्चों का बाप है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो मुझे माँ याद आ जाती है, फिर मैं और माँ की रूह दोनों मिलकर उसे देखते हैं और जिंदगी की दुआएं देते हैं। इट वाज सो टचिंग फॉर मी जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रही थी कि आप देखें कि आप 4 बच्चों के बाप बन चुके थे, और वो किस तरह से आपको मतलब देखने का एक ट्रू आर्टिस्ट होता है ना, वो अपनी, मुझे लगा कि जैसे वो जिस तरह से आपको देख रहे थे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरी माँ की रूह यानी आपकी दादी अम्मा की रूह जो है, और हम दोनों मिलके उसको उसमें एक ये भी वाकया हुआ ना कि मेरी वालदा बहुत जल्दी फौत हो गई। हाँ जी, 89 के बिगिनिंग में वो फौत हो गई। तो फिर उसके बाद बाबा बदल गए। बाबा सिर्फ बाबा नहीं रहे, वो माँ भी बन गए। माँ भी। और उनको फिर कई दफ़ा पता नहीं चलता था क्या वो माँ का रोल अदा करें या बाप का रोल अदा करें, लेकिन वो हमेशा से बहुत ही शफ़ीक बाप भी थे, और माँ के तौर पे भी उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया। उन्होंने हमें कमी नहीं महसूस होने दी। मैं उस वक़्त तकरीबन 27-28 साल का था, या 29 साल का होऊँगा जब मेरी वालदा फौत हुई हैं। तो उसके बाद से लेके 2006 तक एक लंबा अरसा होता है, और उसमें एक बहुत खूबसूरत चीज़ ये है जो बतानी बहुत ज़रूरी है कि मेरी अपने वालिद के साथ बहुत दोस्ती थी। इफ आई कैन से, मैं कहूँगा कि ही वाज़ माय बेस्ट फ्रेंड। I could talk to him about anything and everything. What a beautiful bondage. जी, बहुत और ये कि मैं उनका शाहिद था ज़िंदगी में, मेरी माँ के वफ़ात के बाद तो और भी ज़्यादा हो गया। और कई दफ़ा मुझे कहते थे, यार तुझसे तो बड़ा डर लगता है, तुझे मेरी इतनी बातें याद हैं कि तुझसे तो मुझे बात करते हुए कई दफ़ा बड़ा खौफ आता है। तू आगे से क्या याद करा कि आपने तो 1993 में ये बात की थी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये सादत नसीब हुई है, ये बहुत कम लोगों को होती है कि बाप के साथ इतना गहरा ताल्लुक हो जिसमें डर और खौफ की बजाय मोहब्बत और अकीदत हो। अकीदत भी बड़ी इम्पोर्टेंट है ना। हमने देखा है कि कैसे मुश्किल मराहिल में वो कैसे खड़े रहे, बड़े-बड़े अपने आप को शेरे पंजाब और पता नहीं क्या-क्या लक़ब देने वाले जो थे, जब एक दफ़ा मुश्किल पे पैर आया तो दबक के बैठ गए।
लेकिन इस मर्द आहन ने 18 महीने जेल में काटे उसी कोठरी में जिसमें बाद में भुट्टो साहब को रखा गया, और इनके ऊपर बड़ा इनको मेंटल टॉर्चर दिया गया है, यहाँ तक कि जब किसी सूरत शाही किले की सोख्तें बर्दाश्त करने के बाद भी ये ना टूटे, तो किसी बहुत ही प्यारे इंसान ने मशवरा दिया हुकूमत को कि इनको अपनी बेटी से बड़ा प्यार है, तो आप ऐसा करें कि इनको कहीं लाहौर से बाहर मुंतकिल कर दें ताकि इनकी मुलाकात ना हो सके। तो उनको बाहर शिफ्ट कर दिया गया एंड नो वन इन्फॉर्म्ड अस कि उनको कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। अब हम ढूंढ रहे हैं जेलों में, इधर उधर पता ले रहे हैं, बड़ी मुश्किलों से जाके पता चला कि उनको अटक के पास कैमलपुर जेल में उनको भेज दिया। तो अब जाहिर है कि कैमलपुर जेल तो हर रोज नहीं जाया जा सकता। और वो जमाना आप सोचे, नो मोटरवे, नो नथिंग, जीटी रोड होती थी, आपको भी याद होगा, टूटी फूटी, और उस पे मैं अपनी माँ को लेके, एक हमारे पास वाहिद एक जो हमारी मलकियत थी वो एक टोयोटा करोला थी, वो उस पे हम लोग कैमलपुर जाते थे उनको मिलने। लेकिन वो आपके ही इंटरव्यू में वो जो 1300 रुपए वाला वाकया है, ना कि ये आपका बाप हो तो कैसे नहीं दिल में आप, और आपका भी दिल हसास हो, आपने भी कुछ अपने माँ बाप से पाया हो, तो कैसे नहीं आपके दिल में मोहब्बत और अकीदत। मोहब्बत का बड़ा लोग जिक्र करते हैं, अकीदत भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल आप सही। दोस्ती का ये आलम था कि एंड के सालों में तो मुझे उन्होंने एक दफा बुलाया, कहते हैं यार मैं तुमसे एक बात करनी, मैंने क्या? कहते हैं आज से तुम मुझे अपना बेटा समझो और मैं तुम्हें अपना बाप समझूं। तो बहुत ही शगुफ्ता उनके साथ, कोई ऐसा दिन नहीं जाता, कोई ऐसा लम्हा नहीं जाता कि किसी हवाले से उनकी याद ना आ जाए। और वो याद भी क्या आएगी, याद हर वक्त ही बीच में रहती है, दिल के अंदर रहती है। कई लोग मुझे पूछते हैं जो ईद के ईद उनकी कब्र पे जाके फूल चढ़ाते हैं, तो ताने के अंदाज में कई दफा पूछते हैं कि तुसी नहीं गए मजार पे, तुसी नहीं गए सो। तो मैं कहता हूँ यार मेरा ताल्लुक उनके साथ ये नहीं है। मैं तो जीता जागता हर वक्त हर सांस उनको याद करता रहता हूँ, फातिहा पढ़ता हूँ जब भी मुझे याद आता है, हर रोज रात को सोने से पहले, हर रोज सुबह दफ्तर जाते वक्त मैं उनके लिए, अपनी वालदा के लिए फातिहा पढ़ता हूँ। ये मैंने अपनी एक आदत बनाई है, मुझे कब्र पे जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी भी मुझे लगता है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे अंदर से वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल बोल रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। इब्राहिम, मैं इसके साथ बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज मेरा अपने फादर के साथ एक ऐसा ही दोस्ती और अकीदत का रिश्ता था। मतलब कि पूरी जिंदगी में मैं जब कमारी थी, शादी हो गई, उसके बाद शादी के मेरे 20 साल तक वो हयात रहे, मुझे कोई एक लफ्ज नहीं याद कि मैं कुछ याद करूं और मैं उनको थोड़ा सा भूलने की कोशिश करूं। जैसे आप कह रही हैं ना कि वो हर लम्हा आपके साथ हैं, मेरे साथ भी मेरे फादर इसी तरह हैं। और वो जो अकीदत का ये है कि आप देखें कि मैंने उनके नाम का ही चैनल, उनके नाम का ही, मुझे लगता है उन्हीं का ओढ़ना बिछोना है मेरा, बिकॉज कुछ फादर्स के साथ आपका एक, जैसे आपने बताया ना कि रामे साहब को बेटी से बहुत प्यारा, तो मेरे बाप को भी, गिम्मी साहब को भी मेरे साथ एक बहुत ही ऐसा प्यार था ना कि मतलब मुझे लगता था कि मैं इतनी उनकी जिंदगी में बहादुर, मुझे पता था कि दुनिया की कोई कुव्वत मुझे तोड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरे बाप ने कहना हाँ बेटा तू सही है, आप जो दिल करता करो, आप ये करो, आप वो करो। आपके पीछे वो हर वक्त खड़े, हर वक्त मेरे हाथ आपके शाने पे। बिल्कुल। और कोई दुनिया का बंदा उनको मेरे अगेंस्ट कर भी नहीं सका। मतलब ये भी बात है, एक होता है ना, ये दुनिया का बड़ा तरीका है, उनको ये चीज अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये हर आदमी या हर इंसान का ये एक्सपीरियंस नहीं होता। ये बहुत बड़ी देन है और उसी की देन है कि उसमें ये ताल्लुक अता किया आपको भी, मुझे भी।
और दुनिया इससे बड़ी हसद करती है। और आप यकीन माने, मुझे मेरे कई अजीजों ने, दोस्तों ने इस चीज का, यार तुम अपने बाप के शैडो से नीचे से निकलो, तुम खुद कुछ करो। हालांकि आप देखें कि ये जो हमारे यहाँ रवायत है, अब मैं सियासत में नहीं आ सकता? आ सकते, कोई हर्डल नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। ना मैंने कभी उनको कहा, ना उन्होंने कभी ये इसरार किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं भी सियासत में आ जाऊंगा तो इनकी सियासत कौन चलाएगा? कोई हमारे पास जागीरें तो है नहीं, कोई हमारे पास मुरब्बे तो है नहीं कि हर इलेक्शन पे एक मुरब्बा बेचा और इलेक्शन लड़ना। सही। तो अब ये जो 93 का इलेक्शन था जी, मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहता, लेकिन जब बेनजीर साहिबा ने इनको टिकट दिया, क्योंकि इनका तो ऐसा कोई हल्का नहीं था, सही, ये किसी गांव में कोई वडेरे तो नहीं थे, बिल्कुल बिल्कुल सेल्फ आदमी थे, बिल्कुल। तो इनको उन्होंने ये जो इलाका है 123 नंबर वो हल्का था, और वो भगवानपुरे, मुगलपुरा और इस तरफ उधर टिकट दे दिया। तो बहुत लड़ाइयां हुई पीपल्स पार्टी के अंदर कि जी ये रामे साहब को आपने क्यों टिकट दे दिया, ये तो लड़ ही नहीं सकते। एक हजरत ने तो यहां तक आर्ग्यूमेंट दी कि इनके पास तो मोबाइल फोन नहीं है, ये कैसे लड़ेंगे इलेक्शन। मैं नाम नहीं लेता हूं। तो गर्ज के बहुत इस पे ना ह्यू एंड क्राई हुआ, लेकिन बेनजीर ने किसी की बात नहीं सुनी, उन्होंने रामे साहब को टिकट दी। तो ये जब वाकया हुआ और इस तरह की तनकीद हुई, और ये कि जी आपके पास तो पैसे ही नहीं है, आपके पास तो मोबाइल फोन नहीं है, आपने खाक इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि जाहिर है जो ये एमपीए का इलेक्शन था, तो वो दूसरे एमपीए को भी फिक्र होती है, जो एमएनए होता है उसको भी फिक्र होती है, जो बाकी के लोग होते हैं जिनको टिकट नहीं मिला होता वो भी आपके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। तो मुझे याद है शगुफ्ता, आज मैं ये बात खोल के बयान कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी हम ऊपर एक हिस्ट्री का कर्ज है। ठीक, हमें जो चीजें पता है, अगर वो किसी का नुकसान नहीं करती तो वो जरूर बयान करनी चाहिए। मुझे बड़ा इस पे रंज है कि हमारे कई ऐसे लोग फौत हो गए और दोस्तों ने ये मौका ही नहीं पैदा किया कि उनसे बात करते। उसने डॉक्टर मुबशर असल की मिसाल ले ली, बेचारे इंतजार कर करके फिर फाइनली फौत हुए एट द एज ऑफ 98 और समथिंग, और उनको किसी ने जाके नहीं पूछा कि सर हमें जरा बताएं तो सही व्हाट हैपेंड इन 1971 ड्यूरिंग दैट टाइम और व्हाटएवर। लेकिन और ऐसे लोगों का भी एक फर्ज बनता है कौम की तरफ कि वो चीजों को बताएं। लेकिन मैं तो आपको एक सूफियाना सा वो वाकया सुनाने जा रहा हूँ। जी प्लीज। ये रामे साहब के बुजुर्ग थे नूर वाले, धर्मपुरा। अच्छा, जिनके ऊपर इशफाक साहब ने एक फिल्म भी बनाई थी या ड्रामा बनाया, और इशफाक साहब उनको बहुत कोट करते रहते। जी। तो ये नूर वालों का डेरा बिल्कुल मियां मीर के सामने वाकया है। सही। हमारी चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी तो हम डिफेंस में रहते थे, और इन्फेंट्री रोड से मैं बाबा को लेके जा रहा था। ठीक। तो जब हम वहां से गुजर रहे थे ना, तो मैंने कहा बाबा क्या मजा आए, ये सारे जो इतना शोर मचा रहे हैं ये सब हार जाए और हम जीत जाए। वाह। कहते हैं यार ये तुमने क्या बात की, कहीं सच ना हो जाए। मैंने कहा जी मैंने तो बड़े ईमान के साथ की। और शुभका आप यकीन माने, ना सिर्फ लाहौर शहर में बल्कि पूरे लाहौर डिस्ट्रिक्ट में पीपल्स पार्टी ने एक कौमी असेंबली की और एक सूबाई असेंबली की सीट नहीं जीती, सिवाय हनीफ रामे के। हनीफ रामे को कोई और प्रोटेक्शन थी ना, वो बंदा अंदर से कुछ और था। वो कहते देखो तुम्हारी बात अल्लाह ने कैसे सच की। मैंने कहा जी मैंने तो नहीं कोई जानबूझ के वहां डेरा पाक के साथ बात की, दिल से निकली, वो मैंने कर दी आपके साथ। और तो मैं और आप सुन रहे थे, हमारा खुदा सुन रहा था, और यही, और उसके नतीजे में वो स्पीकर बन गए।
आप देखें ये जो रुपए वाली बात से जोड़े, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये तो सिर्फ ये कर्म वाले लोग जो होते हैं ना इब्राहिम, ये जो कर्म जिन पे होता है, ये कुछ और लोग होते हैं, इनको हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, इनकी हम वाइब्रेशन सिर्फ फील कर सकते हैं। और वो तो बहुत अजीम इंसान थे, वो तो मतलब अल्लाह ताला उनके और दर्जे बुलंद करे। मैं कहती हूँ ये दरवेशों वाला हिसाब किताब जो है, ये तो इशफाक साहब जानते थे या कुछ ऐसे ही लोग, जैसे अभी आपको पता है मैंने फकीर सैफुद्दीन साहब का इंटरव्यू किया है, तो मैं अभी फ्रेंड्स में हूँ या बैठे, मैं अभी भी ओपन इस वक्त ऑन स्क्रीन पे भी ये बात कहने में कोई मुझे वो नहीं है कि मैं इसमें रिलक्टेंट नहीं हूँ कि जो कुछ उनके घर में उस फकीर खाना में है ना, उन सब पाकीज़ा और वो बाकी चीजें और जो भी वो चीजें हैं, उनकी एनर्जीज जो हैं, वो पूरी की पूरी एनर्जी वाइब्रेशंस जो हैं, फकीर खाना खुद एक बहुत पहुंची हुई चीज है। अपने फकीर साहब, मैंने उनको बात की, वो कहते नहीं नहीं मैं नहीं कुछ, मैंने कहा आप मानिए या ना माने, मैं मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग आई फेल्ट दैट वाइब्रेशन, आई फेल्ट दैट। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, सैफ से मेरी जब मुलाकात हुई, दोस्ती हुई थोड़ी, तो मुझे बताने लगा कि यार मैं तो आपके घर बहुत दफा आया हूँ। मैंने कहा अच्छा, कहता है वो बस हम आते थे और फलाना दोस्त साथ होता था और हम सीधे रामे साहब के कमरे में ऊपर चढ़ जाते थे और वहीं पर हम बैठे रहते थे, आपसे मुलाकात ही नहीं होती थी। मैंने कहा मैं उन दिनों में जाहिर है ऑफिस जाना, फैक्ट्री जाना, तो लेकिन मुझे समहाउ उनसे कभी रामे साहब की जिंदगी में तारुफ नहीं हुआ। और उसके बहुत साल बाद मैं सैफ को मिला और बस ऐसे उससे दोस्ती हुई जैसे हमेशा से ही थी। He's a lovely person. दोस्ती नहीं होती, उनसे ऐसे ही होती है। हाँ, ऐसे ही होता है, मतलब वो जो सही बात है। ये वो कहते हैं ना, वो सूफियों का डेरा, बस ये कुछ और दुनिया है मलंग मस्तों वाली जो है। अच्छा, बैक टू योर पेंटिंग्स, क्या खूबसूरत रंग यूज कर रहे हैं, क्या खूबसूरत काम आप कर रहे हैं कि मुझे ना आपका भी ये जो बैकग्राउंड में आपकी वो पेंटिंग लगी हुई ना, अल्लाह जी, ये जो इसकी ये वाली सर्कल, स्पाइरल मूवमेंट, सर्कल, ये वर्लिंग चीज, ये जैसे, हाँ, और लेकिन स्पाइरल इज इन्फिनिट, स्पाइरल की कोई बात नहीं है। स्पाइरल अल्लाह ताला भी पूरी कायनात में कितना, ये मैं जानना चाहूंगी कि इसके क्या थॉट प्रोसेस आपके आए और आपकी ये पेंटिंग आपके हाथ से तैयार हो गई? यही जो मैंने अभी बताया कि अल्लाह ताला इन्फिनिट है, उसका और उसका रहम, उसका करम, उसकी भी कोई इंतहा नहीं। वो भी एक कुन फयकुन वाला जो अमल है वो चलता ही जा रहा है। इस मूवमेंट मैंने दिखाने की कोशिश की है और जो आर्टिस्ट हजरात हैं वो इस बात को जानते हैं। उसको एक चीज होती है, उसको कहते हैं गोल्डन रेशो, which is 1 to the ratio of 1.6 to be exact। डिजाइन भी उस रेशो में की है। अच्छा, अल्लाह ताला ने नेचर में हमारा चेहरा भी इसी रेशो में डिजाइन किया। अल्लाह ताला ने दरख्त पे लगे हुए सारे पत्तों की रेशो ये रखी, ये गोल्डन रेशो है, एक तरह का इसमें आजम है। इसको आप जाके जरा स्टडी कीजिएगा यूट्यूब पे, इस पे बड़ी आप चीजें। थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए ये गोल्डन रेशो का थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करें। मैं तो पढ़ ही लूंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा नाजरीन को भी चाहती हूँ, उनको भी फायदा। जो भी दो चीजें हैं वो इस रेशो में है कि अगर वो एक है तो दूसरी 1.6 है, दुगनी नहीं है। इसी तरह जैसे अब ये कैनवस को आप देख रही, मेरे पीछे आपको कैनवस नजर आ रहा है। जी मैं देख रही हूँ जी। तो ये जो वो लाइन लगी हुई है ना यहाँ करके, जी, जहां से ग्रीन रंग येलो में या हल्के ग्रीन में तब्दील हो जाता है, एग्जैक्टली ये भी एग्जैक्ट 1.16 रेशो से लगाई हुई है मैंने कैनवस को के पैमाइश के मुताबिक। यानी कि अगर 36 इंच का कैनवस है तो मैंने ये लाइन 12 इंच पे नहीं लगाई। अच्छा। मैंने ये 1.6 के परसेंटेज से लगाई। अब सारे राज ना
क्या बात है। नहीं नहीं वो इंसान की आंख जिसको अल्लाह ताला ने 1.16 रेशो से ही बनाया है, जब वो इसको देखती है तो वो इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है। और आप अगर महसूस करें, माशाल्लाह आप नजर रखने वाली हैं, कि अगर ये लाइन ना होती तो ये अल्लाह वाला जो सर्कल है ना, जी जी ये फ्लैट लगता, ये इस तरह उठता हुआ महसूस ना होता। एग्जैक्टली उसने उसको खड़ा कर दिया। क्या बात है, ये बिल्कुल लाइन जो है ये कहाँ एग्जैक्ट लगानी है, ये है आर्ट कमाल। क्या बात है, तो अमेजिंग अमेजिंग, वाह। बहुत से लोग इससे पहले से ही वाकिफ हैं, लेकिन हो सकता है कि मेरी गुफ्तगू से नहीं लोग इंट्रीग्ड हों और इसको देखें जाके, तो इसके बड़े दूर दूर तक आपको इसके शवाहिद मिलेंगे। क्या बात है, फेस से लेके हमारे ये फूल बूटे यानी कि इवन शुगुफ्ता मैं आपको बताऊं कि जो सूरजमुखी के फूल के अंदर जी जी चीज होती है, जी जी जी, इसमें पता नहीं कितने वो छोटे 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 वो ब्राउन होते हैं, वो भी 1.6 रेशो है। वाह, क्या जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपने दी है फहीम, कमाल। सल्यूट सल्यूट आप जी, पता चल रहा है कि आप किसके बेटे हैं और आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी जो है वो क्या बात है। वो अच्छा, फिर जी 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 बताइए। आपने रंगों का भी पूछा था ना, हाँ जी हाँ जी, तो रंग भी ये है कि मुझे कोई बचपन में सुनी हुई रामे साहब की बात भी याद थी, यार ये लोग इतनी उदास उदास पेंटिंग्स क्यों बनाते हैं, और जितनी उदास पेंटिंग होगी उतना ज्यादा उसके ऊपर होगा कि वाह जी क्या बात है जी, क्या पेंटिंग। एक जमाना आया था, एक बंदा बना रहा है तो काला रंग ही इस्तेमाल करता जा रहा है, एक जी बंदा बना रहा है तो नीला रंग ही इस्तेमाल हो रहा है। जितना उदासी और जितनी अफसुर्दगी दिखाई जा सकती है वो दिखाई जा रही है। तो मेरे साथ बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया ये हुआ है कि मैंने जब 2000 में थोड़ी बहुत शायरी की, जो आप समझेंगे बस अंदर से निकली, मैंने एक भी नज़म कोई बैठ के कोशिश करके नहीं लिखी, तो वो बड़ी उदास थी। बाबा भी मुझे कहते थे कि यार ये तुम इतने उदास क्यों, तुम्हारे अंदर इतनी उदासी है। लेकिन जब मैं पेंट करने बैठा तो मेरे अंदर से सारे बड़े तरोताजा शोख रंग निकले। और कई लोग रंगों से घबराते हैं, आर्टिस्ट। मैं रंगों से नहीं घबराता। मेरी कोशिश होती है कि बज़ाहिर बिल्कुल अपने तौर पे ऑपोजिट रंग भी जो हैं उनको ऐसी यूनिटी में लाके पेश करूं कि वो आपको राहत दे, ना कि आपकी नजर को चुभे। तो कहते हैं ना कि चश्मे तंग को कसरत नजारा से वाकर। तो ये एक अच्छे आर्टिस्ट की कोशिश तो यही होनी चाहिए। बाकी तो गंद बला तो बड़ा दुनिया में पड़ा है, जरूर उसको फोकस करना है। व्हाई नॉट शो सम ब्यूटी, व्हाई नॉट चीयर पीपल अप। उनके कमरे में एक चीज लगे तो वो खुशी पहुंचाए। ट्रू ट्रू। तो उस मतलब जाहिर है कि वो जिसको ऐसे मैं हंस के कह रहा हूँ जैसे कोई पेंडू पेस्ट्री टाइप चीज नहीं होनी चाहिए। याद है आपको पेंडू पेस्ट्रियां? मुझे याद है इसमें मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई हमारा भी पेंसिल का तोता बना होता था। लेकिन ये है कि ऐसी खुश असलूबी से उसको किया जाए कि वो उनका एक चीज होती है ना होल्ड, एक तो बाकी एक तो चीज तो हो गई ना, पार्ट्स हो गए, फिर एक चीज हो गई, फिर एक चीज होती है गेस्टॉल्ट। सही, साइकोलॉजी की टर्म है गेस्टॉल्ट। जी जी जी। वो जो गेस्टॉल्ट है ना, वो होल से बड़ा होता है। एग्जैक्टली। तो वो जब अगर वो इंसान को समझ आ जाए या उस तक कन्वे करने में आप कामयाब हो जाए तो बात बन जाती है। तो ये मुझे तो आपकी पेंटिंग भी उसी तरह से मॉडर्न आर्ट टेक्निक से के साथ जिस तरह से इस्लामिक सोशलिज्म की तरह से एक बहुत कंट्रीब्यूशन है रामी साहब की। मैंने आपकी पेंटिंग देखी है ना, मुझे उसमें भी कुछ
मुझे लगता है कि वो जो आपका थॉट प्रोसेस है ना, एक ब्राइट कलर्स को यूज करने का, एक जिस तरह से अभी जो आपने ये टेक्निक बताई है, फिर एक आपकी मैंने पेंटिंग वो ब्लिस वाली भी देखी है, फिर आपकी एक पेंटिंग है शिवा की। अब उसमें भी मैं उसका भी आपका थॉट प्रोसेस जानना चाहूंगी कि वो थॉट प्रोसेस ये है कि मैं और इत्तेफाक से सैफ जी और मेरी बेगम लुबना, लुबना हम लोग सारे गए वहाँ कटास के मंदिरों में। ओके ओके ओके। तो वहाँ पे जो हमारे एक बड़े प्यारे अंकल हैं राजा मुनव्वर साहब, ठीक है, MP थे भुट्टो साहब के जमाने में, और मेरे वालिद के चीफ एडवाइजर थे जब बाबा चीफ मिनिस्टर थे। ठीक। तो वो बहुत बाइल्म आदमी हैं और बहुत नॉलेज है उनका। तो उन्होंने वो सारी कटास मंदिर की बातें और ये सारी होती रही वहाँ, कोई 2-3 हम रहे, तो वो फिर माइंड में आ गई वो बात। कुछ सैफ ने चैलेंज कर दिया कि इब्राहिम भाई ये बनाए, अच्छा हाँ शिव और वो बनाए। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आपके इंडिया भेजूंगा। मैंने कहा अच्छा चलो मैं बनाता हूँ। नहीं वो बहुत बहुत वो पेंटिंग अच्छा, मुझे उसमें क्या फील हुआ है, मुझे तो उसमें ना अब वो एनर्जी फील हुई है rather than any gender। मुझे ना उसमें एक जो उनकी एनर्जीज है ना, I perceive that in that painting। आपका थॉट प्रोसेस मतलब ये था कि कटास में आप गए, आपने वो सब देखा, उससे मेरा कहने का मकसद है कि वो मौजू वहां से निकला ना, एक की दास्तान और वो आंसुओं की सारी दास्तान कि किस तरह उसके आंसुओं से तालाब बन गया, और उन्हीं आंसुओं, फिर ये भी है कि शिव के आंसुओं से वो इतना आंसू नमकीन होते हैं, जो सारी क्योड़ा की लाइंस हैं ये असल में उसके आंसुओं से बनी। सही, हाँ सही। तो और हिंदू माइथोलॉजी तो आपको पता है कलरफुल है। जी जी जी। लेकिन ये बात कि भाई ये मंदिर इतना इम्पोर्टेंट मंदिर, अल बैरूनी ने यहाँ चढ़ के तो इन पहाड़ों पे चढ़ के तो सारे नक्शे बनाए थे, तो ये दास्तान है। और अलेक्जेंडर इधर से गुजरा था, तो बड़ी ये कीमती जगह है पाकिस्तान के लिए। अगर हमारे सियाहत टूरिज्म वाले इसको प्रमोट करना चाहें तो आप यकीन माने कि जैसे खाना काबा में खेमे लगते हैं ना, बिल्कुल ये आपको मोटरवे पे याद है उतरते हैं नीचे तो प्लेन्स ऑफ नजर आता है। मैं कहता हूँ ये हिंदू यात्री आए वहां से और ये के खेमे बेड़ा तक लगे हुए हों, इतनी इम्पोर्टेंट जगह है वो बहुत इनके लिए। तो अगर हमारे ताल्लुकात ठीक हों तो सऊदी अरब अगर हज से कमाता है तो हम भी बड़ा कुछ कमा सकते हैं। कतार कॉरिडोर स्टार्ट हुआ है इधर है ना, माशाल्लाह से वो स्टार्ट हो गया, तो इंशाल्लाह ये वाला उनके लिए तो मक्का मदीना की हैसियत रखता है। बिल्कुल है, इसी तरह इस मंदिर के लिए हमारे लोग भी आ सकते हैं। Unfortunately, Pakistan has done so much for them and has spent so much money and everything, और बड़ा खूबसूरत बनाया। आप गई? जी जी, मेरा भी जाना नहीं हुआ, लेकिन ये कि मैंने वैसे पूरा देखा क्योंकि ये कोरोना आ गया ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया। जी वो इंडियन हुकूमत जो है वो हर तरह की रुकावट डाल रही है सिखों को कि वो ना आ सकें। चलिए कोई नहीं, उनके लिए हम दुआ करते हैं। और अब हमारे पास रह गए लास्ट 30 सेकंड। कितना मजा आ रहा था, टाइम का पता ही नहीं चला कि कहाँ 1 घंटा गुजर गया। लेकिन जो आप ये कहते हैं, जो आप कहते हैं वो आज मैं आपसे कह रही हूँ कि जबान पर आती है जो बात दिल से आती है, जबान पे आती है जो बात दिल से आती है, दिल में मगर ये बात कहाँ से आती है। तो ये तो इब्राहिम कहते हैं। अब हम लास्ट 30 सेकेंड आपको देते हैं कि आप अपना कोई मैसेज इस प्लेटफॉर्म से देना चाहें तो माइक इज योर इब्राहिम। बस मेरा तो यही मैसेज है आज के दौर में कि इंसान को छोटी छोटी ख्वाहिशात की खातिर और अपनी अना की खातिर एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहिए। अब ये कोविड-19 ने कुछ लोगों की आंखें खोली, बहुतों की खोली कि ये जो मटेरियल चीज़ें हैं जिन पे हम इतना तकिया करते हैं और जिनके हसूल के लिए हम कोई
कवायद ज़वाबित का परखचे उड़ा के तो हासिल करते हैं। इसकी कोई वक़्त नहीं है। आपस में प्यार और मोहब्बत बाँटनी चाहिए और दोस्ती एक बहुत ही अज़ीम जज़्बा है। मैं तो कहता हूँ मोहब्बत से भी बड़ा जज़्बा दोस्ती है। जिन मोहब्बतों में दोस्ती नहीं होती ना, वो मोहब्बतें भी बहुत जल्दी उनको भी दीमक चाट जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच इब्राहिम, इट्स रियली ऑनर फॉर मी कि आपको मैंने आज इंटरव्यू किया, और इट्स रियली ऑनर फॉर गिमी टीवी कि आप टाइम निकाला, आपने हमारे साथ यादें शेयर की, हनीफ रामे साहब की, और एज ए सन अपने आप को खोल के बताया, और इतने अच्छे आप पेंटर, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं। और अबव ऑल नाज़रीन, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इब्राहिम सच अ लवली ह्यूमन बीइंग। आपको अंदाजा नहीं, और मैं शायद उस तरह से बयान नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे लिए ये 1 घंटा बहुत कम था बात करने के लिए, क्योंकि आपके पास इतना फील्ड, आपका इतना बड़ा और इतनी बातें थी, बट we enjoyed. Thank you so much. Thank you so much. Being on the show. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.